एसपी हो और वहाँ इलिसिट लिकर यानी जहरीली शराब एक मैसिव प्रॉब्लम है। हर तरफ ट्रेजेडी, ब्रोकन फैमिलीज। एग्जैक्टली तो तुम क्या करोगे? वही पुराने तरीके से रेड्स मारोगे या फिर कुछ कुछ बिल्कुल नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे? आज हम ऐसी ही रियल लाइफ जैसी टफ सिचुएशंस को टैकल करने वाले हैं। ये हैं यूपीएससी एथिक्स के केस स्टडीज। लेकिन दोस्त, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ के लेसन्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ फैसिनेटिंग राइड। बिल्कुल। इससे पहले कि हम इस नॉलेज पैक्ड एडवेंचर में गोता लगाएं, एक छोटा सा काम कर दो। हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को झंझना दो और कमेंट करके बताओ कि तुम आज क्या सीखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। रेडी हो? आई थिंक दे आर। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली। आज हम 6 बहुत ही फैसिनेटिंग केस स्टडीज पर गहरी चर्चा करेंगे। ये सभी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है। पर्सनल गेन वर्सेस पब्लिक गुड, ड्यूटी वर्सेस लॉयल्टी, प्रॉफिट वर्सेस पीपल। ओके। पहला, हम इलिसिट लिकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया अप्रोच देखेंगे। राइट। दूसरा, इमेजिन अ मिनिस्टर आस्किंग यू टू चेंज अ रोड प्लान फॉर हिज पर्सनल गेन, तो क्या करोगे? उफ, टफ वन। तीसरा, अ कार एक्सीडेंट एंड अ चॉइस बिटवीन टेलिंग द ट्रूथ एंड लॉयल्टी टू योर कंपनी। अच्छा। चौथा, अ लाइफ सेविंग ड्रग और एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल। पांचवा, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बहुत गंभीर मामला। वेरी रेलेवेंट। और आखिर में एक फ्लाईओवर की सेफ्टी, एक करप्ट सीनियर और आपके हाथ में हजारों की जिंदगी। वाओ, दैट्स अ पावर पैक्ड लाइनअप। हर केस एक एथिकल मेज जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो चलो एक एक करके इन सिचुएशंस को अनपैक करते हैं। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद आवर फर्स्ट केस स्टडी फ्रॉम 2018. The situation is this. It is a state where prohibition is in force. You are recently appointed as the superintendent of police of a district notorious for illicit distillation of liquor. Which new approach will you adopt to bring the problem under control? The broad micro theme here is law enforcement versus socio-economic development. Okay, so this already sounds different. मतलब ये सिर्फ पुलिस एक्शन के बारे में नहीं है, right? It's a bigger conflict. Exactly. ये केस स्टडी सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. It's an ethical dilemma. क्या हमें सिर्फ प्यूनिटिव अप्रोच यानी दंडा चलाना चाहिए या फिर एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए जो प्रॉब्लम की जड़ को समझे? Right. Think of it like the US opioid crisis. पहले they focused only on arrests, but it didn't work. अब वो harm reduction और root causes पर फोकस कर रहे हैं. That's a great parallel. तो how do we apply this thinking here? मतलब इतना complex answer structure कहाँ से शुरू करें? The first step is always to identify the stakeholders. सोचो इस इशू से कौन-कौन affected है. Okay. We have the affected communities, फिर जो लोग लिकर बनाते हैं, पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। Right. तो स्टेकहोल्डर्स को मेंशन करना एट द स्टार्ट इज क्रूशियल. हाउ डज दिस हेल्प? ये बस एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, नॉट एट ऑल. इट्स अ गेम चेंजर. इट शोज अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द प्रॉब्लम. ये एग्जामिनर को बताता है कि आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह सोच रहे हैं जो हर ग्रुप पर इम्पैक्ट समझता है. अच्छा. इट सेट्स द स्टेज फॉर अ मोर कंपैशनेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन. गॉट इट. तो स्टेकहोल्डर्स लिस्ट करने के बाद मॉडल आंसर का कोर क्या है? ये न्यू अप्रोच आखिर है क्या? The core idea is shifting from a purely punitive model to a developmental one. सिर्फ रेड्स और अरेस्ट से काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर करता है. The real root causes are poverty, lack of jobs, social unrest. तो a new approach begins with a Gandhi principle. प्रॉब्लम की जड़ पर वार करो. आपने गांधीयन अप्रोच टर्म यूज किया. ऐसे स्पेसिफिक फिलोसफिकल टर्म्स यूज करने से मार्क्स में सच में फर्क पड़ता है? हाँ, it adds a lot of weight. It shows you understand ethical philosophies and can apply them to practical problems, जो ethics paper का पूरा point है. It elevates your answer from a simple plan to a philosophically grounded strategy. Makes sense. तो first step is understanding root causes, not just symptoms. इसके बाद क्या? आप उन लोगों से कैसे engage करोगे जो इसमें actually involved हैं? That's step 2, community engagement. आपको लोगों से बात करनी होगी. Hold town hall meetings, create focus groups, collaborate with local leaders. इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको उनकी रियल नीड्स का पता चलेगा. दिस इज अप्लाइंग द एथिक्स ऑफ केयर. मतलब एक्ट करने से पहले सुनो. ओके, सो you've listened to them. वो लोग तो यही कहेंगे कि उन्हें जॉब्स चाहिए. उसके लिए कॉन्क्रीट प्लान क्या है? That's step 3, alternative livelihood programs. To get people away from illicit distillation, you must provide other income sources, vocational training, skill development, microfinance schemes. For example? जैसे उस एरिया के लोकल क्राफ्ट्स को सपोर्ट करना या इको टूरिज्म प्रमोट करना. यहाँ एथिकल प्रिंसिपल ये है कि आप लॉन्ग टर्म गेन को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ऊपर रखते हैं. आई सी. एक पूरा होलिस्टिक प्लान बन रहा है. लेकिन व्हाट इफ वहां बिगर इश्यूज हैं, जैसे पूरा एरिया ही अंडरडेवलप्ड हो? You're right on track. That leads to step 4, improving infrastructure. सोर्स मटेरियल में मेंशन है कि पुअर इरिगेशन एक बड़ा इशू था. सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से एग्रीकल्चर रिवाइव हो सकता है और जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं. दिस इज अबाउट डिलीवरिंग सोशल जस्टिस. दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. इसमें डेवलपमेंट है, कम्युनिटी है, जॉब्स हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट का क्या? हम उसे बिल्कुल भूल सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. एंड दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट. ये बहुत जरूरी है. जब हम रूट कॉजेस को एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इलीगल एक्टिविटीज को चलने दें.
राइट। स्टेप 7 इज स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रीफोकस के साथ। छोटे ब्रूअर्स को हरास करने के बजाय आप मेन सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करो और बड़े किंग पिन्स को टारगेट करो। अच्छा, ये बैलेंस्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो जबकि सोशल डेवलपमेंट भी चलता रहे। तो द आइडिया इज टू बी स्मार्ट नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग। इसको रैप अप करने के लिए कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इस अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए? यस, और एक एग्जाम्पल साइट करने से कंक्लूजन बहुत पावरफुल हो जाता है। केरला का कुडुम्बश्री प्रोजेक्ट एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अच्छा, वो कैसे? इट शोज कि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट और विमेन्स एम्पावरमेंट से कैसी डीप रूटेड सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इट प्रूव्स योर अप्रोच इजंट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। The ethical way forward is to prioritize sustainable development. चलो, that's a fantastic breakdown. अब pause करके ये practice करो. My approach will be holistic, focusing on socio-economic development as the primary tool, supported by strategic law enforcement. Rehearse that line. In short, a complex social problem like illicit liquor needs a solution that combines development and community engagement with smart, not just harsh, law enforcement. तो हमने देखा कि कैसे एक कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच सिर्फ पनिशमेंट से बेटर है। लेकिन तब क्या होता है जब गलत काम करने का प्रेशर किसी सोशल प्रॉब्लम से नहीं बल्कि एक सिंगल पावरफुल इंडिविजुअल से आता है। हमारा नेक्स्ट केस 2018 से अब बिल्कुल वैसा ही है। As a senior officer, the minister concerned insists that you realign the road in such a way that it comes closer to his 20 acres farmhouse. He also suggests that he would facilitate the purchase of a big plot of land in your wife's name. Faced with the situation, what will you do? The broad micro theme is crystal clear. Conflict of interest, personal gain versus public welfare. This is a classic dilemma. किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इतना साफ है, मिनिस्टर की बात मानो और अमीर बन जाओ, या सही काम करो और अपना करियर रिस्क में डालो। एग्जैक्टली ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जैसा ही है, जहां पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज हुआ फॉर प्राइवेट प्रॉफिट। यहां अप्लाई करने के लिए जो कोर एथिकल फ्रेमवर्क है वो है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। अच्छा, सिंपल है, ड्यूटी इज ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी पब्लिक के लिए है, मिनिस्टर के लिए नहीं। ओके, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। आपने पहले भी कहा था कि इन टर्म्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक थ्योरी यहाँ बेस्ट फिट क्यों है? बिकॉज इट्स अबाउट एब्सोल्यूट मॉरल रूल्स। ये कहता है कि कुछ एक्शंस इनहेरेंटली सही या गलत होते हैं। राइट। यूज करना इनहेरेंटली गलत है। आपकी ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट है टू अपहोल्ड द लॉ, पीरियड। यूटिलिटेरियनिज्म जो ग्रेटेस्ट गुड के बारे में है उसको यहाँ ट्विस्ट किया जा सकता है। कोई आर्ग्यू कर सकता है कि रोड तो फिर भी बन रही है। डियोंटोलॉजी ऐसी कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ता। दैट्स अ शार्प डिस्टिंक्शन। तो उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नो बोलना तो ऑब्वियस है, पर आप कैसे बोलते हैं वो मैटर करता है। एब्सोल्युटली। मॉडल आंसर एक 4 स्टेप प्रोसेस सजेस्ट करता है। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, यू रिफ्यूज। पोलाइटली बट फर्मली आप मिनिस्टर के ऑफर को डिक्लाइन कर दो। दिस इज योर डियोंटोलॉजिकल ड्यूटी इन एक्शन। ओके। सेकंड, यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मिनिस्टर के प्रपोजल का, कॉन्वर्सेशन का, आपके रिफ्यूजल का एक रिटन रिकॉर्ड क्रिएट करो। इससे एक ऑडिट ट्रेल बनता है एंड इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। यहाँ एक मिनट, डॉक्यूमेंट करना ठीक है, पर ये बहुत रिस्की नहीं है? आप एक पावरफुल मिनिस्टर के अगेंस्ट एविडेंस क्रिएट कर रहे हो। रिस्क तो है, पर डॉक्यूमेंट ना करना उससे भी ज्यादा रिस्की है। वो डॉक्यूमेंटेशन आपका डिफेंस है। इट प्रूव्स यू एक्टेड विद इंटेग्रिटी। और ये हमें स्टेप 3 पर लाता है, रिपोर्ट। आप इंसिडेंट को अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट करो। दिस शोज योर कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ, नॉट जस्ट योर पर्सनल मोरालिटी। और फोर्थ स्टेप, वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा लगता है, मिनिस्टर को एडवाइस करना। क्या ये एक रियलिस्टिक स्टेप है या सिर्फ एग्जाम में लिखने वाली बात? इट्स अ क्रूशियल प्रोफेशनल स्टेप। एस्केलेट करने से पहले ये आपकी ड्यूटी का पार्ट है कि आप सुपीरियर को उनके रिक्वेस्ट के लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में कामली इन्फॉर्म करें। अच्छा, आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि आप उन्हें फ्यूचर ट्रबल से बचा रहे हैं। इट शोज यू ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू एट द फर्स्ट लेवल। इट्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म इवन व्हेन फेस्ड विद करप्शन। लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइब। मिनिस्टर बहुत चालाक है, वाइफ के नाम पर जमीन ऑफर कर रहा है। यहाँ लीगल प्रॉब्लम क्या है? कोई आर्ग्यू कर सकता है कि ये तो बस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यही तो ट्रैप है। जमीन खरीदना ऑन पेपर लीगल लग सकता है, पर जो इंटेंट है वो करप्ट है। राइट। It's a classic case of quid pro quo. It's a misuse of your official position for personal gain, जो public trust doctrine का clear violation है। Law intent को देखता है, सिर्फ technicality को नहीं। आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या हम किसी रियल लाइफ हीरो का जिक्र कर सकते हैं यहाँ? कोई ऐसा जिसने इस तरह के प्रेशर का सामना किया हो? Absolutely. सत्येंद्र दुबे को साइट करना incredibly powerful है। वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट में करप्शन एक्सपोज किया और उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकाई। ओहो। उनका नाम मेंशन करने से एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इंटेग्रिटी एंड करेज ऐड होता है। इट मेक्स योर आंसर मेमोरेबल। ओके, अब पॉज करके इस पावरफुल लाइन को प्रैक्टिस करो। My primary responsibility as a public servant is to uphold the public trust doctrine, not serve the personal interests of a minister. इसे प्रैक्टिस करो। In short, a public servant must prioritize public welfare and the rule of law over personal gain, armed with documentation, courage,
and a clear understanding of their duty. पब्लिक करप्शन से चलो थोड़ा पर्सनल होते हैं। ये अगला केस 2017 से आपको एक बहुत ही टाइट स्पॉट में डालता है। ये वाला टफ है। एक तरफ आपकी कंपनी की क्रिटिकल डील एट स्टेक है, दूसरी तरफ एक इंसान की जिंदगी और सच। ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है आपके जॉब और आपके कॉन्शियंस के बीच। प्रिसाइसली, ये सत्यम स्कैंडल की याद दिलाता है, जहां प्रोफेशनल गेन के लिए एथिक्स को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया था। राइट। पार्ट्स आइडेंटिफाई करो और दूसरा अपना रिस्पॉन्स बताओ। आंसर को इन 2 पार्ट्स में ब्रेक करना इज की टू स्कोरिंग वेल। ठीक है, तो डिलेमास को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस वाला क्या है? पहला है ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी। लॉयल्टी टू द ट्रूथ एंड द रूल ऑफ लॉ वर्सेस लॉयल्टी टू योर कंपनी एंड द डील। ओके। दूसरा डिलेमा टाइम फ्रेम्स के बारे में है। शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। मैनेजर को बचाने से डील मिल जाएगी जो एक शॉर्ट टर्म प्राइवेट गेन है, लेकिन आपकी इंटेग्रिटी, आपका कॉन्शियंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो एक डेवास्टेटिंग लॉन्ग टर्म लॉस है। और एक तीसरा भी है ना, जिसमें विक्टिम इन्वॉल्व है। यस, द थर्ड डिलेमा इज जस्टिस फॉर द विक्टिम वर्सेस प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। चुप रहना उस इंजर्ड मोटरसाइकिलिस्ट के साथ एक ग्रोस इनजस्टिस होगा, और बोलना आपकी कंपनी के इंटरेस्ट्स को हार्म कर सकता है। दिस इज अ क्लासिक ड्यूटी वर्सेस मोरालिटी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो हमने इंटरनल बैटल को समझ लिया। अब रिस्पॉन्स की बारी। एक एक्सीडेंट जैसे पैनिक सिचुएशन में सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? दिस इज क्रिटिकल। आपका पहला स्टेप, योर इमीडिएट एक्शन, उसका कंपनी या डील से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन। आपको सबसे पहले इंजर्ड मोटरसाइकिलिस्ट को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है। दिस अपहोल्ड्स द राइट टू लाइफ, और ये दिखाता है कि आपकी मॉरल प्रायोरिटीज सही जगह पर हैं। किसी भी प्रोफेशनल ड्यूटी से पहले आपकी मॉरल ड्यूटी है किसी जरूरतमंद की मदद करना। 100%। विक्टिम की केयर इंश्योर करने के बाद आगे क्या? द मोमेंट ऑफ ट्रूथ विद द पुलिस। स्टेप 2 इज टू टेस्टिफाई ट्रूथफुली। आपको लॉ एनफोर्समेंट को एग्जैक्टली वही बताना है जो हुआ, चाहे डील का कुछ भी हो। यहाँ डिओंटोलॉजिकल अप्रोच फिर से शाइन करता है। सच बोलना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। राइट, दिस इज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड योर पर्सनल इंटेग्रिटी। लेकिन आपकी कंपनी का क्या? अगर आप बिना बताए टेस्टिफाई कर देते हैं तो आपको डील को खतरे में डालने के लिए फायर किया जा सकता है। तो इसको प्रोफेशनली कैसे हैंडल करें? You've hit on a crucial point. Step 3 is transparency with the company. आपकी ड्यूटी है कि आप अपने सुपीरियर्स को एक्सीडेंट और अपने डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करें। इससे प्रोफेशनलिज्म दिखता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है और कंपनी को फॉल आउट मैनेज करने का टाइम देता है। आपको छिपा नहीं रहे। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मान लीजिए आपने सच बोला और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपका डिसीजन फिर भी सही था? यस, अनइक्विवोकली। एक अनएथिकल गेन कभी सस्टेनेबल नहीं होता। एक कंपनी जो झूठ या इनजस्टिस पर बनती है, वो इवेंचुअली एक बड़े क्राइसिस का सामना करती है। सही बात है। इंटेग्रिटी मेंटेन करने से लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन और ट्रस्ट बनता है, जो किसी भी एक डील से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब पॉज करके अपने सामने जो 3 मेन डिलेमास हैं उन्हें आर्टिकुलेट करने की प्रैक्टिस करो। जोर से बोलो। द फर्स्ट डिलेमा इज ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी। द सेकंड इज short term gain versus long term consequences, and the third is justice for the victim versus my professional obligations. Go on. In short, when personal integrity and professional gain are in conflict, choosing integrity and the rule of law is the only sustainable and ethical path forward, starting with the basic human duty to help. Okay, let's switch gears from an individual's dilemma to a massive corporate one. ये केस 2015 से है और ये classic है. One of the scientists discovers that one of the company's best-selling veterinary drugs has the potential to cure a currently incurable liver disease, which is prevalent in tribal areas. Developing a variant entailed a huge expenditure. If you were the CEO, then A. Identify the various actions that you could take. B. Evaluate the pros and cons of each of your actions. This is a big one. The theme is corporate social responsibility, profit maximization versus compassionate capitalism. एक तरफ आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं और शेयर होल्डर्स के प्रति आपकी ड्यूटी। दूसरी तरफ लाखों जिंदगियां जो आप बचा सकते हैं। ये हमने कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम वैक्सीन प्राइसिंग और एक्सेस के साथ होते देखा। Exactly. The pandemic was a real-world version of this case study. क्वेश्चन आपसे एक्शंस लिस्ट करने और उनके प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करने को कहता है। Right. ये स्ट्रक्चर एक गिफ्ट है। आपको हर ऑप्शन के लिए क्लियर हेडिंग्स यूज करनी चाहिए और उसके नीचे प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करने चाहिए। इससे आपका आंसर इनक्रेडिबली क्लियर हो जाता है। तो चलो कुछ ऑप्शंस ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सबसे आइडियलिस्टिक सुपर हीरो चॉइस क्या होगा? दैट वुड बी ऑप्शन 1, डेवलप द ड्रग एंटायरली एट द कंपनीज एक्सपेंस। इसका प्रो बहुत बड़ा है। आप अनगिनत जिंदगियां बचा सकते हैं और आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन लेजेंडरी हो जाएगी। ठीक है। इट्स अ ह्यूज विन फॉर सोशल जस्टिस। बट कौन? इट कुड बी अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन। शायद आप बैंकरप्ट भी हो जाएं और आपके शेयर होल्डर्स रिवोल्ट कर देंगे। ओके, तो प्योर हीरोइज्म रिस्की है। इससे ज्यादा प्रैग्मेटिक कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या हो सकता है? जानते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो सकते हैं और प्राइसिंग और कंट्रोल को लेकर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप वाला आइडिया स्मार्ट है। कंपनी को बैंकरप्ट किए बिना इसको फंड करने के और कोई क्रिएटिव तरीके हैं? एब्सोल्युटली, यही क्रिएटिव थिंकिंग आपको मार्क्स दिलाती है।
ऑप्शन 3 है टू सीक पब्लिक फंडिंग एंड ग्रांट्स फ्रॉम इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ऑप्शन 4 और भी सोफिस्टिकेटेड है, अ टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आप वेल्दी मार्केट्स में ज्यादा प्राइस चार्ज करो ताकि आप पुअर ट्राइबल एरियाज में बहुत कम प्राइस पर या शायद फ्री में दे सको। आई लाइक द टियर्ड प्राइसिंग मॉडल। लेकिन क्या इसके मिसयूज का रिस्क है? Yes, there's a significant risk of creating a black market. लोग सस्ती ड्रग एक एरिया में खरीद कर महंगे मार्केट में प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। ऑलराइट। इसीलिए किसी भी टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बहुत केयरफुल रेगुलेशन और ओवरसाइट के साथ इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इट्स नॉट अ सिंपल सॉल्यूशन। इन सब में से सबसे एथिकल ऑप्शन कौन सा होगा? ऐसा लगता है कि कोई एक सिंगल परफेक्ट आंसर नहीं है। You're right. The most ethical approach is likely a combination. शायद गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करें, ऑप्शन 2, टू शेयर द बर्डन, और एक टियर्ड प्राइसिंग मॉडल इंप्लीमेंट करें, ऑप्शन 4, टू एंश्योर एक्सेस व्हाइल रिमेनिंग फाइनेंशियली वायबल। ये आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी टू शेयर होल्डर्स और एथिकल ड्यूटी टू सोसाइटी को बैलेंस करता है। आप शेयर होल्डर्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, पर आप एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कंक्लूजन में पॉइंट को सही से रखने के लिए यहाँ हाई लेवल प्रिंसिपल क्या है? कंक्लूजन को, डिस्कशन को एक बिजनेस प्रॉब्लम से एक ह्यूमन राइट्स इशू तक एलिवेट करना चाहिए। आपको राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पे मेंशन करना चाहिए। अच्छा, इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द प्रोफाउंड एथिकल स्टेक्स। कंपनीज हैव अ रोल टू प्ले इन अपहोल्डिंग दिस राइट। लेट्स ट्राई दिस। पॉज करके टियर्ड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को एक दोस्त को 30 सेकंड्स में समझाने की कोशिश करो। आइडिया सिंपल है, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। गो। In short, pharmaceutical companies face a complex ethical choice between profit and public health, and the best solution often involves creative, collaborative models that balance the needs of both shareholders and society. हमारा अगला केस 2013 से है, बहुत सेंसिटिव है और अनफॉर्चुनेटली आज पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। The situation. You are the executive director. Mr. A, who is a star performer, has been making undesirable advances toward her, Mrs. X. She tenders her resignation. A, what are the options available to you? B, evaluate each of these options and choose the option you would adopt, giving reasons. The micro theme is stark. Workplace ethics, business interests versus employee dignity and safety. ये एक ब्रूटल डायलेमा है। एक तरफ आपका स्टार परफॉर्मर है जो रेवेन्यू डबल कर रहा है, दूसरी तरफ एक फीमेल एम्प्लॉय की सेफ्टी, डिग्निटी और करियर। ये हमें हाल ही में स्पोर्ट्स फेडरेशंस और कॉर्पोरेशंस में हुई इतनी सारी घटनाओं की याद दिलाता है। It does. और ethical framework एक बार फिर deontological है। आपकी ड्यूटी एज अ लीडर है टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय। ये ड्यूटी एब्सोल्यूट और नॉन नेगोशिएबल है। राइट? फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंडर एक स्टार परफॉर्मर है या एक इंटर्न। तो चलो पहले गलत चॉइसेस की बात करते हैं। एक मैनेजर के लिए सबसे आसान रास्ता हो सकता है कि वो मिसेस एक्स का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले ताकि प्रॉब्लम चली जाए। ये एक टेरेबल ऑप्शन क्यों है? बिकॉज यू आर एक्टिवली इनेबलिंग अ टॉक्सिक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। आप कंपनी में हर किसी को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप काफी वैल्यूएबल हैं तो आप पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। ओह, ये न सिर्फ विक्टिम को फेल करता है बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और मोरल, जिसे हम सोशल कैपिटल कहते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो कुछ ना करना कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे एक्सट्रीम के बारे में क्या आपको कंप्लेन के बेसिस पर मिस्टर ए को इमीडिएटली फायर कर देना चाहिए? वो एक स्ट्रॉन्ग जीरो टॉलरेंस मैसेज देता है जो अच्छा है। दैट्स द प्रो। और कौन? पॉन ये है कि बिना एक प्रॉपर इंक्वायरी के इसे लीगली चैलेंज किया जा सकता है और ये अनजस्ट भी लग सकता है। ड्यू प्रोसेस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इमीडिएट टर्मिनेशन विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन भी आइडियल फर्स्ट स्टेप नहीं है। ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सिंपल वन स्टेप सॉल्यूशंस कम ही होते हैं। तो यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल अप्रोच कैसा दिखेगा? द बेस्ट अप्रोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस। ऐसा अप्रोच जो इमीडिएट क्राइसिस को एड्रेस करे और फ्यूचर के लिए सिस्टम को फिक्स करे। ओके। फर्स्ट, आप इमीडिएटली एक इम्पार्शियल इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट करो, जैसा कि लॉ कहता है। सेकंड, आप मिसेस एक्स से बात करो, उन्हें सपोर्ट ऑफर करो, और अगर वो फिर भी जाना चाहती हैं तो उनका रेजिग्नेशन, फुल कॉम्पेंसेशन और पॉजिटिव रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट करो। आप विक्टिम को पनिश नहीं करते। और लॉन्ग टर्म फिक्स के लिए? साइमल्टेनियसली आप इस क्राइसिस को एक चेंज के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज करो। आप एक रोबस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करो पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग, और हर एक एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग रखो, राइट। सीईओ से लेकर नीचे तक। और अगर इंक्वायरी में एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो आप मिस्टर ए को टर्मिनेट करो, चाहे वो कितना भी रेवेन्यू लाए। जीरो टॉलरेंस मस्ट मीन जीरो टॉलरेंस। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपने पॉश एक्ट का जिक्र किया, ऐसे स्पेसिफिक लॉज जैसे ये या विशाखा गाइडलाइंस को आंसर में साइट करना कितना इंपॉर्टेंट है? It's critically important. It shows your suggested actions are not just your personal opinion, but are grounded in the established law of the land. इससे आपका आंसर लीगली और स्ट्रक्चरली साउंड हो जाता है। व्हाट इफ मिसेस एक्स फॉर्मल कंप्लेन नहीं करना चाहती, वो बस रिजाइन करके चुपचाप जाना चाहती है? क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इवन विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट, अगर कंपनी के पास हरासमेंट की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है तो उसकी मॉरल और अक्सर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे ताकि बाकी सभी एम्प्लॉयज के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर हो सके। गॉट इट।
The goal is prevention for everyone, not just redressal for one. पॉज करके इस पावरफुल स्टेटमेंट को रिहर्स करो. A culture of accountability where employee safety is prioritized over business interests is non-negotiable for a productive workplace. In short, an organization's true commitment to ethics is tested when a high performer is the offender. The only right path is to prioritize employee safety and justice through a fair process and systemic change. हमारे आखिरी केस स्टडी के लिए हम एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसके लिटरल लाइफ एंड डेथ कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ये 2013 से है. Okay. You're working as an executive engineer. In one of your surprise inspections, you have noticed some serious deviations likely to affect the safety of the flyover. The chief engineer, he advised you that it is not a very serious lapse and may be ignored. What will you do in such a situation? The micro theme is the ultimate test of professional integrity, professional ethics, public safety versus obedience to authority. Wow. आपका बॉस द चीफ इंजीनियर आपसे एक पब्लिक फ्लाईओवर पर सेफ्टी रिस्क को इग्नोर करने को कह रहा है. द 2023 मोरबी ब्रिज कोलैप्स इज अ ट्रैजिक रियल वर्ल्ड रिमाइंडर ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन दीस वार्निंग्स आर इग्नोर्ड. Exactly. The core dilemma is duty to obey your senior versus morality to protect the public. और आपकी प्राइमरी ड्यूटी एज एन इंजीनियर, आपकी हाईएस्ट प्रोफेशनल और एथिकल ऑब्लिगेशन पब्लिक के प्रति है. ठीक है. दिस इज अनदर केस फॉर डियोंटोलॉजिकल अप्रोच. पब्लिक सेफ्टी एक नॉन नेगोशिएबल ड्यूटी है. क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. चलो उन्हें इवैल्यूएट करते हैं. ऑप्शन 1 है कि बस चीफ इंजीनियर की एडवाइस फॉलो कर लो. वो सबसे गलत ऑप्शन है. इट्स अ कंप्लीट डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी. आपके प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन है. और अगर फ्लाईओवर कोलैप्स होता है तो आपको पोटेंशियली क्रिमिनली लायबल बना सकता है. आप अपने बॉस को खुश करने के लिए जिंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं. ओके, तो वो तो बिल्कुल नहीं. एक ब्रेवर ऑप्शन के बारे में क्या? डिफेक्ट्स पर एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाना और चीफ इंजीनियर से ऑफिशियली रिटन ऑर्डर्स मांगना. ये थोड़ा कॉन्फ्रंटेशनल लगता है. ये कॉन्फ्रंटेशनल है, पर ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और करेजियस स्टेप भी है. रिटन ऑर्डर्स मांगना एक पावरफुल टूल है. क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर को अपने डिसीजन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर फोर्स करता है. अक्सर एक इंसान ऐसी वर्बल ऑर्डर दे देगा जो वो कभी लिख कर देने की हिम्मत नहीं करेगा. सही बात है. इससे एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता है और लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है. दैट्स अ वेरी क्लेवर एंड ब्रेव मूव. लेकिन व्हाट इफ चीफ इंजीनियर फिर भी एक्ट करने से मना कर दे? आपने उन्हें रिपोर्ट कर दिया पर खतरा अभी भी है. देन यू फॉलो द करेक्ट एस्केलेशन पाथ. आप अपनी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट को चीफ इंजीनियर के ऊपर के सुपीरियर्स तक ले जाओ. This shows your unwavering commitment to public safety and your courage of conviction. ये insubordination नहीं है, ये पब्लिक को प्रोटेक्ट करने की अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को अपहोल्ड करना है, जो आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ में भी है. इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप किसी रोल मॉडल का एग्जाम्पल दे सकती हैं? कोई जो इस तरह की इंटेग्रिटी को एम्बॉडी करता हो पब्लिक प्रोजेक्ट्स में. और मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी और पब्लिक गुड पर एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग फोकस के आइकन है. उनका जिक्र करना एक पॉजिटिव बेंचमार्क सेट करता है. राइट. इट शोज यू नो व्हाट एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस लुक्स लाइक. ऑप्शंस में से एक ये भी था कि ट्रांसफर मांग लो या सिक लीव पर चले जाओ. मतलब प्रॉब्लम से भाग जाओ. दैट इज एन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. वो अनसेफ फ्लाईओवर अभी भी वहीं है. ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो एक कॉन्शियस वाले पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए. इस कॉन्टेक्स्ट में करेज ऑफ कन्विक्शन का असली मतलब क्या है? सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि आप में अपने एथिकल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल जजमेंट पे खड़े रहने की मॉरल स्ट्रेंथ हो. भले आप पे पावरफुल लोगों का कितना भी प्रेशर हो, भले आप अपना करियर प्रोग्रेशन रिस्क कर रहे हो. इट्स डूइंग द राइट थिंग व्हेन इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू डू. चलो प्रैक्टिस करें. पॉज करके कन्विक्शन के साथ बोलो, माई प्राइमरी प्रोफेशनल ड्यूटी एज एन इंजीनियर इज टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट प्रिंसिपल रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर. To sum up, in matters of public safety, a professional must show the courage of conviction to uphold ethical standards, using documentation and proper escalation channels, even if it means challenging the authority of a superior. तो आज हमने 6 पावरफुल केस स्टडीज डिकोड किए, सभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉड थीम के आसपास घूमते हुए. It's been quite a journey. हाँ, काफी कुछ सीखने को मिला. हमने देखा कि डीप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच चाहिए, सिर्फ फोर्स नहीं. बिल्कुल. हमने समझा कि पब्लिक सर्विस में पब्लिक वेलफेयर हमेशा पर्सनल गेन से ऊपर होना चाहिए. नॉन नेगोशिएबल है. हमने जाना कि पर्सनल इंटेग्रिटी और सच बोलने की हिम्मत प्रोफेशनल लाइफ में नॉन नेगोशिएबल है. हमने एक्सप्लोर किया कि मॉडर्न कंपनीज को प्रॉफिट के साथ साथ प्रोफाउंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए. राइट. हमने अफर्म किया कि एक सेफ वर्कप्लेस एक फंडामेंटल राइट है, कोई पर्क नहीं. एब्सोल्युटली. और फाइनली हमने एस्टैब्लिश किया कि जब बात पब्लिक सेफ्टी की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. दैट्स अ फैंटास्टिक समरी. मैं अपने लिसनर्स को एक आखिरी थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ. इन सभी सिचुएशंस में रूल्स थे, लॉज थे, गाइडलाइंस थे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन एक इंसान के इंडिविजुअल कैरेक्टर पर आ गया. तो मेरा सवाल यह है, हम एक सोसाइटी के तौर पर ऐसे सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ रूल्स पर डिपेंड ना करें बल्कि एथिकल कैरेक्टर और करेज को बचपन से ही एक्टिवली नर्चर करें? इस पर सोचना जरूर. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What a deep dive that was.
अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इससे फायदा हो सकता है, और कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें. वी रीड एवरी सिंगल वन. Yes, we do. For more such in-depth discussions, make sure you're subscribed. अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. Keep learning and keep growing.